सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है नमो नमः। आज के इस प्रणाम। नमो नमः। नमो नमः। प्रणाम। नमो नमः। नमो नमो नमः। नमः सर। नमो नमः डॉक्टर गांधी, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः वेणुगोपाल, नमो नमः। नमो नमः गुडुगुला कुमार जी, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। दीपाली, नमो नमः। निकिता रानी, नमो नमः। नमो नमः सर। नमो नमः। डॉक्टर नीलू, नमो नमः। नमो नमः भ्राताश्री। नमो नमः। चंद्रिका, नमो नमः। लता देसाई, नमो नमः। धीरेन, नमो नमः। दुर्वी, नमो नमः। दीपाली वैद्य, नमो नमः। डॉक्टर पूरन, नमो नमः। हृदय, नमो नमः। मल्हार, नमो नमः। शिव प्रकाश नायर जी, नमो नमः। नयन बोरकर, नमो नमः। अरे मल्हार बोरकर, नमो नमः। नयन जी, नमो नमः। निकिता, नमो नमः। श्री लक्ष्मी, नमो नमः। सृष्टि, नमो नमः। सुनील दुबे जी, नमो नमः। सुनील दुबे जी। तनुलता, नमो नमः। विद्या किशन, नमो नमः। जनकार, नमो नमः। नीमा, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। रमन जी, नमो नमः। मीरा नमो रेड्डी, नमः सर। नमो नमः। नमो नमः। पद्मा, नमो नमः। नमो नमः सर। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपना माइक ऑफ करें। शिविर गीतम, वी विल स्टार्ट विद आवर शिविर गीतम। रेणुका, नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। राव महोदय, नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी हम अपने शिविर गीत से शुरू करते हैं। शिविर गीतम। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्, संस्कृतस्य सदा भक्तो वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये, वंदे संस्कृत मातरम, वंदे संस्कृत मातरम। अवधारणम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अवधारणम, संस्कृतम अति सरला भाषा, संस्कृतम अति मधुरा भाषा, संस्कृतेन संभाषणम अति सरलम, अहम केवल संस्कृतेन वदामि, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम समर्थ भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का स्वागत है। टुडे देयर विल बी अ डिफरेंट लुक। आज कुछ मैं अलग दिखूंगा क्योंकि आई एम लॉगिंग इट फ्रॉम सम अदर प्लेस, फ्रॉम माय रेसिडेंस। सो मेरे घर से मैं लॉग इन कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस लगेगा आपको। मैं बहुत पास में लग रहा हूं। एनीवेज, क्योंकि आज ज्यादा करके वी हैव टू यूज आवर थ्रोट एंड ऑल दिस थिंग्स, उच्चारण। तो इसके लिए ये सही तरीका है कि हम पास से एक दूसरे से बात करें। नाउ अब तक हमने स्वर के बारे में जाना। We have now, till now, we have done with vowels, swaraha. So in swaraha category, we have seen there are 4 types of swaraha categories, sub-categories. One was, यानी 4 प्रकार की कैटेगरी थी, सब कैटेगरी थी स्वराहा में। पहली कैटेगरी थी ह्रस्व, short alphabets, vowels rather, short vowels, long vowels, दीर्घः, ह्रस्वः, दीर्घः स्वराः। थर्ड was संयुक्त स्वराः। संयुक्त स्वराः नाम यानी 2 अलग अलग स्वर मिलकर जब भी
तीसरा नया स्वर खड़ा करते हैं, इसे कहते हैं संयुक्त स्वराहा। प्रेरणा जी प्लीज वीडियो ऑफ रखिए, जरूरत नहीं है वीडियो की। प्रेरणा जी वीडियो ऑफ रखिए। और सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो ईयरफोन यूज करेंगे। अगर ईयरफोन नहीं यूज करना है तो इसके बाद मुझे दोष मत दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं दिया आप क्या बोले, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है ईयरफोन यूज करना, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट्स, देयर यू हैव टू लिसन टू मी थ्रू द ईयरफोन। It's not possible on the laptop or on the mobile speaker that you can hear me properly. So Sanyukta Swaraha means two different vowels coming together to create another new vowel. यानी दो अलग अलग स्वर मिलकर नया स्वर जो उत्पन्न कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्वराहा, संयुक्त स्वराहा, संयुक्त स्वराहा। और फोर्थ कैटेगरी वॉज अयोगवाह, जहां पे हमने दो अल्फाबेट देखे थे, अनुस्वार और विसर्गः। अह, अनुस्वार और विसर्गः, यानी चार कैटेगरीज स्वर में देखी थी, परंतु स्वर में और एक कैटेगरी है। देयर इज वन मोर कैटेगरी इन द सब डिविजन ऑफ स्वराहा, but it is not explained there, or it is not expressed on the alphabetical table. यानी ये स्वर के चार्ट में, हम जब इस स्वर का जो एक ये बनाते हैं, स्वर माला बनाते हैं, वर्णमाला बनाते हैं, वर्णमाला में स्वर कैटेगरी में ये जो मैं अभी पढ़ाऊंगा पांचवी कैटेगरी नहीं दिखती, क्योंकि स्वर की जो आपको वर्णमाला जो दिखाई गई है, ये ज्यादा करके देवनागरी आधारित है। केवल इसमें हमने अयोगवाह के दो प्रकार देखे जो वैदिक से रिलेटेड थे, और एक प्रकार है लेकिन ये चार्ट में नहीं है, इसे कहते हैं प्लुतः। प्लुतः, इसको समझने के पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, इसे हम देखें। प्लुतः एक प्रकार है। प्लुतः इज वन टाइप ऑफ वॉवेल्स ओनली, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉवेल। ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ये व्यंजन की कैटेगरी में नहीं आते। इट डज नॉट फॉल इनटू द व्यंजन कैटेगरी, इट फॉल्स अंडर स्वराह, दैट इज वॉवेल्स। जैसे कि आ एंड नंबर 3, आ और नंबर 3, यानी ये आंकड़ा है 3 का, यानी इसका उच्चारण हुआ आ, यानी ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुतः आ, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व अ, दीर्घ आ, प्लुतः आ, यानी एक और बार आपको लंबा करना है। यू हैव टू एक्सटेंड वन मोर टाइम। सो हियर इट इज आ, सो आ इज ऑलरेडी at a second level, means it is long. Now this long has to be repeated 3 times. So a, that will be प्लुतः। यानी यहां पे हमने किया क्या है भाई, अल्फाबेट के साथ आंकड़े जोड़ दिए। Here what we actually did, we have added numbers to the alphabet. So this is alphanumeric alphabet. Yes, alphanumeric alphabet. पूरी दुनिया में, in the whole world, you will never find any other language which has alphanumeric alphabets, except one more, and that is Russian language. Russian, रूसी भाषा में ये प्रकार है, प्लुत का प्रकार है, परंतु अन्य कोई भी भाषा में नहीं है। परंतु संस्कृत तो सालों पहले था,
रशियन तो उसके बाद काफी टाइम बाद में निर्माण में आया। बट जस्ट इमेजिन प्लूतः ड्यूरिंग दैट टाइम लॉजिक क्या बताता है, यानी हम व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिक व्हाट कम्स टू आवर माइंड, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स वर डेवलप्ड एट साइमल्टेनियसली। यानी संस्कृत के टाइम पे, संस्कृत के समय, वैदिक संस्कृत के समय संस्कृत के वर्ण और आंकड़े एक साथ निर्माण हुए, एक साथ उसका निर्माण किया गया। सो अल्फा न्यूमरिक, अल्फा यानी अक्षर, न्यूमरिक यानी नंबर, अल्फा न्यूमरिक अल्फाबेट है। प्लुथ में एक कंडीशन क्या आती है कि इट इज प्लुतः इज यू शुड हैव वॉवेल ओनली। यानी प्लुथ कैटेगरी में पहला कंडीशन होता है, पहली एक रूल होता है, वो है कि वो स्वर में ही लगता है। प्लुथ स्वर ही होता है, यानी स्वर कैटेगरी में, और केवल नंबर 3 लगता है। एंड ओनली नंबर 3 इज यूज्ड, नॉट नंबर 4, नॉट नंबर 5, नॉट नंबर 6। दिस इज वन थिंग। अभी आप में से काफी लोगों ने म्यूजिक के क्लासेस करते हैं या किए होंगे। कौन है यहाँ पे जिन्होंने कोई म्यूजिकल नोट्स के बारे में जानते हैं? डज एनीबडी नो अबाउट म्यूजिकल नोट्स? कोई गिटार या पियानो या इवन वायलिन पढ़ता हो या फ्लूट वगैरह करता हो तो आपको म्यूजिकल नोट्स आते हैं। आर यू ऑल अवेयर अबाउट दैट? कोई बताएगा मुझे प्लीज? इज एनीबडी अवेयर ऑफ दैट म्यूजिकल नोट्स? क्या हुआ भाई, सन्नाटा क्यों है? सर यस सर, हाँ, is it सारे गम पध ना निसा? ना, दैट इज द सुर, बट अबाउट द नोट दे Note. हैव द राइटिंग्स, जहां अच्छा, पे note. वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर अपने सामने रखता है एंड अकॉर्डिंगली ही प्लेज हिज इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नो आइडिया, सॉरी। हाँ, तो वो नोट्स जो होते हैं ना, दैट नोट्स हैज नंबर्स, मीन्स पर्टिकुलर से फॉर सा, if I have to continue sa for a longer time, sa, so it might be 4, 5, they must have written sa, and above it is written 4, 5. These are musical notes. Notes yani not swar, but it means the writing. It is the script, musical script कहते हैं इसे। In the musical script, numbers are used. 10,000 years before, 10,000 साल पहले वैदिक संस्कृतम में आंकड़े जोड़े गए। यानी लॉजिक ये बताता है कि डू यू मीन टू से कि उस जमाने में ये म्यूजिकल लैंग्वेज थी? हाँ, संगीत की भाषा थी। इसीलिए हम जब भी कहते हैं कि संस्कृतम अति मधुरम, क्योंकि उसके साथ मधुरता जुड़ी हुई है, संगीत जुड़ा हुआ है। म्यूजिक इज अटैच विद संस्कृतम, दैट्स द रीजन संस्कृतम अति मधुरा। You love to listen Sanskrit slok, stotra, even though you are not understanding the meaning of it, even then it takes you at a different level. अगर आप उसे स्तोत्र श्लोक को समझ भी नहीं पा रहे हो, फिर भी आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाते हैं केवल पठन से, विदाउट म्यूजिक। म्यूजिक के बिना, संगीत के बिना भी आपको इतना मधुर लगता है, क्योंकि इट इज अ म्यूजिकल लैंग्वेज। यानी पहले हमने देखा संस्कृतम अति सरला, बहुत सिंपल है, लॉजिकल, यानी इसमें तर्क है, हर चीज में तर्क है। थर्ड वन क्या आएगा? तो ये भाई डिसेबल अनेबल्ड लैंग्वेज है, देव भाषा, यानी हर प्रकार के लोग इसे समझ सकते हैं, इससे कम्युनिकेट हो सकता है, चाहे वो नेत्रबाधित हो, कर्णबाधित हो या मुखबाधित हो, कोई भी हो, वो इससे जुड़ता है। यानी डिसेबल्ड अनेबल्ड लैंग्वेज। एंड फोर्थ वन म्यूजिकल लैंग्वेज। इसके बाद बहुत सारा चीजें हैं, प्रॉपर्टीज आपको पता चलेगी कि भाई संस्कृतम इतना प्यार क्यों है। जितने दिन पसार होते हैं उतना मेरी लगाव, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत संस्कृत के साथ बढ़ते जा रही है।
क्योंकि इसकी गहराई दिख रही है. I am following more and more into the love of Sanskritam because as the days are passing, I am going deeper into the oceans of Sanskritam. And it is always said that the beneath the ocean is the real beauty. असली सुंदरता तो समुद्र की गहराई में होती है, वैसे ही विषय की गहराई में वो विषय की सुंदरता होती है. So in the depth of the language also, in the subject, is the beauty of that subject. Now imagine Pluth taking into picture. Now in Sambhashan, we are here in as a Sambhashan Varga. Is Pluth required? Is it used in Sambhashan? Pluth basically have hardly any words which are used in Sambhashanam. Hardly, very few. But यानी बहुत कम शब्द हैं जो संभाषण में प्लुत कैटेगरी में बोले जाते हैं, परंतु जानना जरूरी है. दूसरी बात आ गई, क्या आगे चल के हम जब स्तोत्र पठनम करेंगे, when going ahead, when we will do स्तोत्र पठनम, at that time importance of प्लुत and many other things will come into the picture. यानी 4 को क्या कहेंगे, 5 को क्या करेंगे, ये सारे चीज आपको स्तोत्र के समय काम लगेगा. इसीलिए काफी लोग अगर स्तोत्र को वैदिक संस्कृत के अल्फाबेट्स को, if majority of the people, you must have observed that those who have the knowledge about the Vedic alphabets, they only can recite स्तोत्र in a perfect form. वही लोग हैं जो स्तोत्र को सही ढंग से उच्चारण कर सकते हैं. Now it is important aspect. So overall, we have now completed with Swaraha category. तो स्वराहा में कौन से ये थे सब कैटेगरी थी? रस्व शॉर्ट, दीर्घ लॉन्ग, संयुक्तः combined, अयोगवाह, I don't have English word for that, प्लुतः again alphanumeric vowels, alphanumeric vowels. Yes, Deepali? Yes, sir. I have a question Yes, about Pluto. So when you say a 3 times, do we have to say a 3 times or a 3 times? A. It A. was associated with A, not with Okay. A. Oh, okay, okay. So If basically, it- a will if be it 6 was- times. Okay. If it was A, then A. Okay. Okay. A. Okay. A. Okay. Understood. A. See, there is a modulation. वही तो Okay. मैं बात आऊंगा आगे. I am going into the depth of that. Okay. What is Thank you. actually speaking? Yeah, thank you very much. No problem. Going ahead is, now let us consider which are the alphabets. This was one of the example. Second is with Dirgha E. E, 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 longer one. Third example is O. O to as it is a short. रस्व में आता है. It comes under the रस्व category, short category. So O. Now 3 times. O. O. The best example, इसका सबसे सही उदाहरण है ओम. ये जो हमने देवनागरी, ये जो हमने ओम लिखा है, ऊ अर्धचंद्र वाला, जो हम शिवलिंग पे वगैरह या हमारी पूजा के समय यूज करते हैं, that Om is written in वैदिक संस्कृतम. ये लिखा गया है वैदिक संस्कृतम की स्पेलिंग में. यानी उसका जो आपने इट इज रिटन इन द स्पेलिंग ऑफ वैदिक संस्कृतम. एज आई सेड कि देवनागरी एंड वैदिक संस्कृतम हैड मेजॉरिटी ऑफ द अल्फाबेट्स वर डिफरेंट. पहले भी मैंने कहा था कि वैदिक संस्कृतम और देवनागरी में काफी भेद था. बहुत सारे अक्षर वैदिक संस्कृत में के इसमें लिए गए. There were many alphabets from Vedic Sanskritam which were taken into Devanagari. Then why Devanagari was created? To simplify the writing, scripting of this thing. स्क्रिप्ट को आसान बनाने के लिए देवनागरी की उत्पत्ति हुई. तो ये जो हमने ओम देखा है, तो पहले जो ओम बताया है वो वैदिक में लिखा है, लेकिन आधुनिक देवनागरी
आधुनिक में आप किस तरह लिखेंगे? ओ प्लुथ, म हाफ, म हाफ यानी अनुस्वार, करके जो साउंड आता है, आधा म, तो ओ को 3 बार एक्सटेंड करना है, ओम 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 is the right उच्चारण of the word om. Am I clear with this? Am I clear? तो काफी लोग अलग अलग Yes, sir. जगहों पे मैंने देखा Yes, है sir. Yes. उ न म लगा के ओम बना, दैट इज रॉन्ग प्लीज. आप लोग काफी लोग जानते होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग? अपने सॉरी, आर्य समाज, आर्य समाज के बारे में कौन जानते हैं प्लीज? हाँ जी. Yes. Nisha knows. Yeah, Nisha knows about it. Yeah, Rao Garu also knows about that. So Preeti also knows. Raman ji भी जानते हैं. आर्य समाज. आर्य समाज does not use Vedic spelling of Om. They everywhere they write the modern Sanskritam with Plut Om. So it is Om, Om, Om. म के लिए आधा म है, तो मुंह बंद करना पड़ेगा. ओम ओम ओम. ओम ओ प्लुत है, ओम ओम, इसलिए वाइब्रेशन देखिए, दैट विल टेक यू टू अ डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल इफ यू आर प्रोनाउंसिंग इन अ राइट वे. तो यहां पे कैटेगरी खत्म हो गई. नाउ वी विल गो टू द व्यंजनानी. अभी व्यंजन को समझेंगे, लेकिन व्यंजन को समझने के पहले मैं निवेदन सभी को करता हूं कि प्लीज आंसर देने के बाद प्लीज ऑफ कीजिएगा. कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से भी ऑन हो जाता है, समटाइम्स बाय मिस्टेक भी ऑन होता है. नाउ व्हेन वी से व्यंजनानी, उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अल्फाबेट्स, व्हाट इज एक्चुअली संस्कृतम. संस्कृत के अल्फाबेट्स पे बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन किया गया है. देयर हैज बीन अ वेरी डीप स्टडी into the script, alphabetic script of Sanskritam. Why? Because your spoken Sanskritam is totally based on the sound that is created. यानी आप जो भी संभाषण करते हैं, संभाषण के समय ये जो अक्षर के स्वर आवाज जो निकलती है, वही आपके संभाषण को एक गहराई देता है और उसे सुनने लायक बनाता है. Means the pronunciation of the alphabets or what you are saying, the sound that you are making, that gives the effect on the listener and makes your talk interesting. Why you find some people communication to be very, very interesting? You like them, ke haan, yes, I like to hear to him again and again. Because they have the voice modulation. यानी संस्कृत के निर्माण के समय आज से 10,000 साल पहले उन्होंने स्वर की रचना, अल्फाबेट्स, द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स वर अरेंज इन सच अ वे दैट क्रिएट्स अ वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन यानी क्या होता है? आवाज का नियंत्रण. यानी ये जो बाहर निकल रहा है वो एक ध्वनि है. इट इज अ साउंड. जैसे कि फ्लूट बजाते हैं, कोई भी फिंगर नहीं आपने प्रेस किया, कोई भी होल आपने प्रेस नहीं किया है और केवल ब्लो करते हैं तो एक पर्टिकुलर साउंड निकलता है. लेकिन आप सभी होल्स को बंद करेंगे और ब्लोइंग होल में ब्लो करेंगे तो भी एक साउंड निकलता है. लेकिन संगीत या म्यूजिक कब निकलता है? व्हेन यू गेट द म्यूजिक, व्हेन यू स्टार्ट ऑर्डरली lifting the holes of the flute. जिस तरह से आप फ्लूट ऊपर नीचे करेंगे, होल को खोलेंगे बंद करेंगे, उसी के आधार पर एक संगीत निर्माण होता है. Your talking is also the same thing. It is something like playing a flute. वो बांसुरी बजाने जैसा ही है. जैसे आप बांसुरी बजा रहे हैं, उसी तरह की वही गति आपको नियंत्रित करना है. इसीलिए
अक्षरों का निर्माण हुआ, ताकि मैं बोलूं और आप बोलो, दोनों में कोई फर्क ना हो, देयर शुडंट बी एनी डिफरेंस। इसीलिए ये वर्ण अल्फाबेट्स वर फॉर्म्ड टू गिव अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। यानी मैं निकाल रहा हूं ध्वनि, आप निकालो ध्वनि, किसी की मोटी आवाज है, किसी की पतली आवाज है, फिर भी आपको सेम चीज सुनाई देगी। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप वॉइस मॉड्यूलेट करेंगे। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या? हम जो निकाल रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, whatever we are talking, exactly what it is actually you are playing a music. You are controlling the sound as it is required. So it is something like, I give you an example के कभी कभी फिल्म का मैं एक डायलॉग बताता हूं मैं आप लोगों को, कि कभी कभी एक फिल्म में डायलॉग था वेर राखी is interviewing Amitabh Bachchan. The old movie it was, Kabhi Kabhi. The modern children might not be knowing about them, that movie. वहां पे she is interviewing and asking about his poetry. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, and she requests कि can you repeat? तो he repeats the thing. तो वो डायलॉग को ध्यान में रखिए सिचुएशन, और मैं डायलॉग बोलता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों की नरम छाव में गुजर ना पाती तो शादत हो भी सकती थी। ये गमे रंग की शाही जो दिल पे छाई है वो किसी के नजर के शौक में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी मेरी अंधेरों में, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा खोकर कभी मैं जानता हूं मेरी हमनफर्स, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। यही डायलॉग मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में बोलता हूं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये जिंदगी तेरे जुल्फों की नरम छाव में गुजर ना पाती तो शादात हो भी सकती थी। ये रंग गम की शाई जो दिल पे छाई है वो किसी के नजर के शौक में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी मेरी अंधेरों में, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा खोकर कभी मैं जानता हूं मेरी हमनफर्स, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आउट ऑफ दिस टू, ये दोनों के बीच में सबसे इफेक्टिव कौन सा लगा आपको? आप बताएंगे प्लीज, माइक ऑन करके। कौन सा इफेक्टिव? सेकंड वन ऑब्वियसली, सेकंड वन सभी लोगों का सेकंड वन अच्छा लगा। नाउ व्हाई सेकंड वन? क्योंकि पहला जो मैंने डायलॉग बोला था वो मशीन साउंड था। तूने मुझे, हाँ, इट वाज समथिंग लाइक, तूने मुझे देखा नहीं देखा तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं अभी पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे पीछे पीछे भागे किस में दम, यहाँ ठहर जो मेरे आगे आना नहीं, मुझसे टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। इट वाज समथिंग लाइक दैट, फाइन। बट second way was giving a voice modulation with natural pause. यानी जब आप बोलते हैं तभी कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ दिखता है क्या? खाली लेखन में दिखता है। तो वो कॉमा, फुल स्टॉप और पैराग्राफ आपकी बोली में भी दिखनी चाहिए। दैट वाज द इंपॉर्टेंस। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं, लेकिन आपको कुछ पूछना हो तो यू कैन स्विच ऑन। तो ये जो मॉड्यूलेशन होता है ये आप कंट्रोल कैसे करते हैं? थ्रू द साउंड। दैट वाज द इंपॉर्टेंस गिवन इन संस्कृत स्क्रिप्टिंग और मेकिंग इट एज अ अल्फाबेट्स। तो दिस अल्फाबेट्स एंड द स्पोकन संस्कृतम हैज, हर शब्द में एक अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है और पैराग्राफ है, नेचुरल है। तो ये सारी चीजें इंप्रेसिव कब बनेगी? जब आप सही ढंग से उसका उच्चारण करेंगे। एम आई क्लियर? यू ऑल एग्री? सो एवरी अल्फाबेट हैज अ इफेक्ट व्हेन यू प्रोनाउंस इट इन अ राइट वे। अभी जैसे हम व्यंजनानी के तरफ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी व्यंजनानी के जाने से पहले
मैं थोड़ा बहुत आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊं क्या, थोड़ा आउट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि हमारे इसमें काफी डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको पता नहीं Yes, होता sir. कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। जी सर। बिफोर दैट व्हाट इज अ साउंड में मैंने बताया। अभी साउंड इज अ एनर्जी, इट इज अ साउंड एनर्जी कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप फुटपाथ पे खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, और एक स्पीड से गाड़ी पास होती है आपके सामने से, आपको हल्का सा झटका लगता है, आप थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाते हो। वो क्यों पीछे जाते हो? डर के मारे नहीं जाते, बिकॉज आप तो फुटपाथ पे खड़े हो, गाड़ी से आप काफी दूर हो, यू आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द कार, बट इवन देन you are bound to go backwards and come ahead. Why so? Because you felt something, some energy. क्योंकि आपको बीच में कोई ऊर्जा आई। There were two type of things which made you back. आपको दो चीजें थी जो आपको पीछे की तरफ ढकेला, हल्का सा पीछे जाते हैं। क्यों ऐसा? उसमें दो प्रकार थे। एक था हवा, क्योंकि चीरती हुई, कोई हवा से चीरती हुई गाड़ी जाती है तो हवा अपने आप रास्ता बनाती है, यानी ये जो हवा ऐसे घूमकर आपके तरफ आई वो, परंतु वो हवा के साथ एक उष्णता आई। बट व्हेन देयर वाज अ विंड डिस्प्लेसमेंट during the motion of the car, there was a wind displacement. At the same time, you felt a little bit, a minutely warm feeling also. That warm feeling is energy. Wind is also energy, displacement of the wind is also energy, but this particular energy, you felt it. आपको महसूस हुआ कि हल्का सा उष्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, हल्का सा। ये क्या था? ये था E is equal to mc square. डॉक्टर आइंस्टाइन ने बताया था, हमारे साइंटिस्ट साहब ने। E is equal to mc square. एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बाद में इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा। तो मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो मास यानी वजन। वो गाड़ी जो पास हुई, समझिए वो 1100 किलो की गाड़ी थी। वो 1100 किलो की गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही थी। दैट कार वॉज वेइंग अराउंड 1100 kg and it was passing at the speed of 100 kilometers per hour. So 100 was the velocity, speed. Mass, weight, वजन was 1100 kilo, 1100 kg. Velocity 100 multiply by 100 square, velocity square, E is equal to mc square. Mass into velocity square. तो आपको हल्का सा उष्णता लगा। तो हैवर यू रियलाइज्ड, कभी आपने सोचा है कि ये पृथ्वी जो घूमती है, दैट अर्थ दैट इज रोटेटिंग, द वेट ऑफ द अर्थ and the speed at which it is rotating, how much energy it creating, कितनी आपको ऊर्जा बनाती होगी। और साथ साथ में साइमल्टेनियसली पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। So it is revolving as well as rotating. There are two motions that are happening, revolving and rotating, and the weight of that, you can just imagine. मुझे नहीं लगता कि शायद कंप्यूटर भी वो एनर्जी का मेजरमेंट कर सके, इतनी बड़ी संख्या में एनर्जी पैदा होती होगी। सो इट मस्ट बी डिस्प्लेस, क्रिएटिंग सच ग्रेट पावर ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी व्हेन इट डाइवर्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वी की तरफ जब भी आती है, तभी हमारे लिए वातावरण बनाती है। दैट थिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर, दैट क्रिएट्स द नेचर। पानी तो लगता है, you require water, but you require energy to create that water into a rainfall, that cycle. You require energy. आपको मैं उदाहरण दे दूं, I give you an example. If you want to prepare a cup of tea, चाय बनानी है, तो आपको क्या जरूरत है? पानी, you require water, शक्कर, sugar. You require is the tea, powder tea, यानी चाय की पत्ती, बस, और दूध, milk, if you like milk. 4 things.
You keep all the things in one vessel. Will it create milk? क्या चाय बनेगी? नहीं, उसे ऊर्जा लगेगी, एनर्जी लगेगा. लगेगी या नहीं लगेगी? ऊर्जा लगती है. जब भी आप गैस ऑन करेंगे, आग क्रिएट होगी, तभी वो सभी सब्सटेंस जो आपने रखे हुए हैं बर्तन में, वो चाय का स्वरूप लेंगे. All the substance that you have kept in that vessel, after you give the flame of fire, it will convert into a tea. So you require energy to operate everything. Keep this in mind. Now, electrical engineering. आप लोगों ने, whenever you are traveling through a highway, whenever you are traveling towards this thing, by train or something, you must have seen that huge electrical wire on the big pole. बड़े बड़े इसमें खंबे पे एक बड़े मोटे से इलेक्ट्रिक के वायर रहते हैं. ये वायर कहां से आते हैं? जहां से ऊर्जा बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जहां पे पैदा होती है, वहां से वो कनेक्शन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. फ्रॉम वेयर दिस वायर्स ओरिजिनेट? फ्रॉम द पावर स्टेशन, and they are transported towards various cities and towns and areas. यानी वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है हर गांव में डालने के लिए, शहर में जाने के लिए और इसके लिए. अभी ये जो वायर है, इसमें बहुत ऊर्जा रहती है, जैसे पृथ्वी के आसपास है, बहुत ऊर्जा है. वो जो ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा ये बड़े मोटे वायर के समान है. मीन्स कंपेयरिंग, इट इज ऑल्सो हैविंग वेरी हाई वोल्टेज. अभी वो वोल्टेज से अगर मैं टीवी चलाऊं तो जैसे ही कनेक्ट करूंगा, टीवी ब्लास्ट होगा, फट जाएगा. माय टीवी विल ब्लास्ट विद दैट एनर्जी. सो व्हेन इट कम्स टू द सिटी, समझिए एक शहर है, शहर में एंटर होने से पहले एक ग्रिड पे जाता है, पावर ग्रिड पे. इट इज डाउनलोडेड ऑन द पावर ग्रिड. पावर ग्रिड वो एनर्जी को कम करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, मींस द वोल्टेज, इट रिड्यूसेस द वोल्टेज. व्हाट इज दैट ग्रिड कॉल? स्टेप डाउन ग्रिड. स्टेप डाउन यानी उसकी एनर्जी को स्टेप डाउन किया है, उसकी एनर्जी को कम किया है, वो ग्रिड को कहते हैं स्टेप डाउन ग्रिड. ये ग्रिड से पावर सिटी में फैलता है, हर शहर में ये उसके तार जाते हैं. मीन्स दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिटी, in the industrial area, in the local residential area, they are distributed. But industry requires different voltage. यानी एक कंपनी में अगर कोई फैक्ट्री वगैरह में जाता है तो उसमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए, एंड अगर घर में भेजना है तो उसे अलग ऊर्जा चाहिए. सो इंडस्ट्रियल एरियाज हैव अ ट्रांसफॉर्मर, उसको लोकल ट्रांसफॉर्मर या सब स्टेशन कहते हैं. वो सब स्टेशन, वो जो एनर्जी ग्रिड से यहां तक आती है, स्टेप डाउन ग्रिड से यहां पे आती है, उसको और थोड़ा कम करती है और फैक्ट्रियों में देती है. इसी तरह सेम वे द रेसिडेंशियल एरिया आल्सो हैव लोकल सब स्टेशन, और वी कॉल इट लोकल ट्रांसफॉर्मर्स. व्हाट आर ट्रांसफॉर्मर्स? सो दे ट्रांसफॉर्म द एनर्जी वोल्टेज, वो परिवर्तन लाता है. तो वहां पे समझिए, फॉर एग्जांपल 400 वोल्ट्स आता है तो उसे रिड्यूस करके, इट रिड्यूसेस द एनर्जी फ्रॉम 400 वोल्ट्स टू 220 वोल्ट्स, बिटवीन 220 टू 260, दोनों के बीच में उसे रिड्यूस करके आपके घर में आता है. एंड वो घर में आते ही आपके सब लाइट्स, कंप्यूटर्स, एसी, फैन, ये सब चालू हो जाते हैं. रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ये सब चलते हैं. सो आफ्टर यू गेट दैट energy at your residence, then only your instrument starts working. Between the power of 220 to 260, your instruments operate. That's it. Same thing is earth creating an energy. अगर human being है, हम इंसान है, when we are a human being, when it comes
द एनर्जी ऑल्सो अफेक्ट्स यू, आपको भी वो असर करता है। तो वो कैसे असर करता है? हाउ डज इट डू इट? इट हैज अ ग्रेट एनर्जी कमिंग टूवर्ड्स यू, देयर इज अ ओरा लेवल, आपके आसपास एक आभा चक्र होती है, वो आभा चक्र में भी चक्र होते हैं, चक्रस। दिस चक्र रिड्यूसेस द एनर्जी, और ये इंसान के बॉडी को टच करते हुए ये 7 चक्र जो हमारे अंदर है उसमें वो एनर्जी अपने आप को सम्मिलित कर देता है। इट कंसोलिडेट्स इनटू द रूट चक्र, मूलाधार, एंड दैट्स हाउ वी ऑपरेट। लेकिन मॉडर्न साइंस इसको बिलीव नहीं करता। मॉडर्न साइंस बोलता है वी डोंट बिलीव इन आत्मा, बिकॉज व्हेन वी डिसेक्टेड अ ह्यूमन बीइंग, वी नेवर सॉ आत्मा और नेवर सॉ अ चक्र, हमें दिखाई नहीं दिया। अरे, medical science was very much advanced during Vedic Kal also, and they talk about chakras. But here, modern science, Western science, is something which is dualism. ये दो मुखी है। पाश्चात्य जो हमारे जो वेस्टर्न कंट्री की विज्ञान है वो दो मुखी है। ऑक्सीजन, दे बिलीव इन ऑक्सीजन। मॉडर्न साइंस इज यस, ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, देयर इज ऑक्सीजन इन द एयर। कैन यू सी? नो, इट आई कैन नॉट सी, बट देयर इट इज देयर। दैट्स द रीजन यू ब्रीथ इन and your heart pumps and you function, your metabolism works. यहां पे वो उनको ऑक्सीजन दिखता नहीं है फिर भी वो बिलीव करते हैं, हाइड्रोजन दिखता नहीं है फिर भी वो बिलीव करते हैं। पानी में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 है, वो दिखता नहीं है पानी देखते ही, लेकिन बिलीव करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में चक्र है या हमारे शरीर में एक आत्मा है, वो बिलीव नहीं करते। खैर, बातें उनकी अलग है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, हम जब भी बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये ध्वनि यानी साउंड को हम एग्जिबिट कर रहे हैं। तो साउंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एनर्जी इन मॉडर्न साइंस ऑल्सो। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसे ऊर्जा कहा जाता है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि भी एक ऊर्जा का माध्यम है, इसलिए ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो ध्वनि ऊर्जा है। तो अगर मेरे में कोई ऊर्जा का नियंत्रण नहीं है तो ऊर्जा आती कहां से है? तो बोलते हैं विटामिन से आती है, प्रोटीन से आती है। विटामिन और प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं माय डियर फ्रेंड। आप जो बोलते हैं वो अलग तरीका है। जस्ट अ मोमेंट, कोई है? 1 सेकंड में देख लेता हूं। हाँ जी, तो सोचिए आप कि क्या हो रहा है यहां पे। नियंत्रण हमारी ऊर्जा के वजह से हो रही है, यानी हमारे जो 7 चक्र है वो सिटी के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और लोकल ट्रांसफार्मर कंठ से लेकर मस्तिष्क तक है। यहां से कंठ से लेकर मस्तिष्क तक, और ये जो अलग अलग पॉइंट्स है वो अलग अलग लोकल ट्रांसफार्मर है जो अलग प्रकार की ऊर्जा निर्माण करके ये आवाज निकालती है। ये इसको ध्यान में रखिए, ये लोकल ट्रांसफार्मर्स को समझिए, और इसके बाद हम व्यंजनानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी? तो व्यंजनानी, व्यंजनानी means consonants. Now we will understand the consonant. After understanding your local area transformers from your throat till your forehead, there are local area transformers, and the 7 chakras, they operate like a city step down grid. They are actually step down grid. Okay. Now going ahead, ये 4 अल्फाबेट है, क, ख, ग, घ, और ये लाल परी। These are the 4 alphabets, क, ख, ग, घ, and this red angel. What is the pronunciation of this red angel? I don't know.
हाँ, we will see later when we complete all the basic things. We will come to the red angel part. इसको खाली ध्यान में रखिए. Now, who is the head of the family? Means who is the first? Which is the first alphabet in this family? क. यानी ये परिवार का सबसे पहला सदस्य कौन है? क. इसीलिए ये परिवार का सरनेम, the surname of this family या उपनाम इस परिवार का है क वर्ग, क्योंकि क पहला है इसलिए क वर्ग. अभी ये क वर्ग के क ख ग घ इसका उच्चारण जब करते हैं तो उसके अलग अलग सिटी ग्रिड है, वो हम लास्ट में देखेंगे. परंतु उसके लोकल ट्रांसफॉर्मर को हम देखें तो उसके लोकल ट्रांसफॉर्मर है कंठ. यानी वो एक्चुअली यहां से वो साउंड की एनर्जी क्रिएट हो रही है क ख ग घ. अभी यहां से हल्का सा हाथ रखिएगा और प्रोनाउंस ऑल दिस 4 वर्ड्स. आपको वाइब्रेशन, ज्यादा वाइब्रेशन लगेगा. क ख ग घ तीव्र. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे अल्फाबेट जब भी बोलोगे, दूसरे अन्य वर्ण बोलोगे, व्हेन यू प्रोनाउंस अदर अल्फाबेट्स आल्सो देयर इज अ वाइब्रेशन, बट अ माइन्यूट वाइब्रेशन. But here you are with these 4 alphabets, you are having a strong vibration. Ka, kha, ga, gha. This is the area where your local transformer for pronouncing these 4 alphabets is placed. ये जगह पे आपके 4 ये मुख्य ये है अक्षर है जहां पे लोकल ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है. और इसे ये कौन सी जगह है? कंठ, यानी थ्रोट, कंठ. That is the reason this category is called कंठव्य. क वर्ग कंठव्य, क वर्ग कंठव्य. यानी क वर्ग के अल्फाबेट कौन से? क ख ग घ. और ये लाल परी भी है. She is also the member of this family, but we will see at a later stage her role. उसका कारण, ये इसका रूप क्या है वो हम आखिर में देखेंगे. लेकिन ये सदस्य तो क वर्ग की है, कंठव्य की है, परंतु उसका रोल क्या है वो हम बाद में देखेंगे. तो क ख ग घ कंठव्य, क वर्ग कंठव्य. इसी तरह से और एक है जो है च छ ज झ. जब भी मैं ये बोल रहा हूं तो फैमिली का नाम क्या हुआ? तो पहला च है तो च वर्ग. तो जब मैं च छ ज झ बोल रहा हूं तो वाइब्रेशन कहां पे हो रही है मुझे महसूस नहीं हो रहा है. क च छ ज झ ये मेरे जीभ पे हो रही. नहीं, जीभ तो वाइब्रेट होगी, वो अलग बात है, परंतु तीव्रता कहां पे है? नहीं, महसूस नहीं होता, नहीं होगा महसूस, क्योंकि आपके मुंह, अगर आप मुंह खोलेंगे तो जो लास्ट में दिखाई देता है, what you see at the end when you open your mouth in front of the mirror, you see that is called soft palate. Soft palate, that is the area. जो आपको हल्का सा पीछे का जो कर्वेचर दिखाई देता है ना, वो एरिया है. चेतना बेन, नमो नमः, आपका स्वागत है. ये जो एरिया, नमो नमः भगिनी, ये जो एरिया है उसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, जिसे संस्कृत में कहा जाता है तालव्य. हाँ जी हाँ, तालव्य का मतलब हार्ड पैलेट नहीं है, जिह्वा के ऊपर जो होता है वो तालव्य इज नॉट दैट. अन्य भाषा में होगा बट नॉट इन संस्कृत. इन संस्कृत तालव्य मीन्स द एंड ऑफ द माउथ. दैट इज द रीजन च छ ज झ बोलते समय आपको एक्चुअल वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है. But if you go into the meditation, those who are doing meditation, जो मेडिटेशन करते हैं, वो च छ ज झ का आप कंटिन्यूस उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा, यस इट इज हैपनिंग देयर, वाइब्रेशन वहां पे है. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड तालव्य. तो ये स्वर के क्या हुआ? इट बिकेम तालव्य. तालव्य मीन्स द सॉफ्ट पैलेट. च वर्ग तालव्य, क वर्ग
कंठव्य, च वर्ग तालव्य। नाउ ट ठ ड ढ, ये फैमिली का नाम है ट वर्ग, बिकॉज द हेड ऑफ द फैमिली इज ट। ट ठ ड ढ, एंड ये उसकी लाल परी, दिस इज द रेड एंजल, वी विल सी लेटर। नाउ ट ठ ड ढ, जब भी हम ये बोल रहे हैं, द टिप ऑफ द टंग, हार्ड पैलेट आपके ऊपरी भाग को टच कर रही है, ज्यादा टच कर रही है। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, यस, यानी इट इज टचिंग द हार्ड पैलेट, उसे कहते हैं मूर्धन्य। द हार्ड पैलेट इज कॉल्ड मूर्धन्य। ये जिह्वा के ऊपर जो है वो मूर्धन्य है, और इसी के आधार पर आप ट ठ ड ढ का उच्चारण कर सकते हो। वेयर इज द लोकल ट्रांसफॉर्मर? इसमें मूर्धन्य पे उसका लोकल ट्रांसफॉर्मर है। तो मूर्धन्य पे लोकल ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से ट ठ ड ढ बोलते समय यू हैव टू यूज दैट पार्ट इज गिविंग दैट एनर्जी। उसके बाद त वर्ग, त थ द ध, त थ द ध, त थ द ध, फैमिली का नाम ट वर्ग, लेकिन इसका वाइब्रेशन लोकल ट्रांसफॉर्मर कहां पे? द टिप ऑफ द टंग इज टचिंग बैक ऑफ योर टीथ। ये जिह्वा की अग्र भाग जो है वो दंत के पीछे की तरफ लग रही है। त थ द ध, दंतव्य। Without touching the tongue to your teeth, you cannot pronounce this 4 alphabet in a perfect way, like k, t, th, d, dh. Not giving me effect. T, th, d, dh. No. दंतव्य के साथ जब जिह्वा टच होगी तो ही ये आपको त थ द ध ये उच्चारण आपके मुंह से निकलेंगे। लेकिन सर, बड़े उम्र के मेरे दादाजी हैं जिनके दांत नहीं है, फिर भी वो त थ द ध बोल सकते हैं। माय ग्रैंडफादर डज नॉट हैव एनी टीथ, बट इवन देन ही कैन प्रोनाउंस त थ द ध। हाउ कम? Because dantavya also means the gums, so he's touching his gums to create this sound. तो वो अपने पेढ़ा जो कहते हैं, ऊपर जो मसूड़े कहते हैं, वो मसूड़ों को भी टच करते हुए यही स्वर निकलेंगे, त थ द ध। यानी लोकल ट्रांसफॉर्मर कहां पे है? दंतव्य पे, दांतों के पीछे उसका लोकल ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। बिना उसके ये एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, ये साउंड एनर्जी क्रिएट नहीं होगी, ये ध्वनि ऊर्जा क्रिएट नहीं होगी, जो ध्वनि ऊर्जा है त थ द ध में। अभी ये 4 क्यों है वो उसका विश्लेषण भी करेंगे। वी विल डू द इंस्पेक्शन व्हाई देयर आर 4 अल्फाबेट्स इन दैट फैमिली, बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। वी विल सी दैट लेटर। नाउ द लास्ट वन, प फ ब भ, and this red angel, प फ ब भ। जब भी मैं ये 4 अल्फाबेट बोल रहा हूं तभी मेरे होठ प वर्ग के होठ ऑपरेट हो रहे हैं, वो मॉड्यूलेट हो रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोकल ट्रांसफॉर्मर है। कौन से हैं? प फ ब भ होठ है, they are lips which modulate this sound. That is the reason it is called ओष्टव्य। ओष्टव्य। ये 5 कैटेगरी लोगों को समझ में आई। लाल परी के बारे में हम कल देखेंगे, कल उसी से शुरुआत करेंगे, ये लाल परी है क्या हर एक कैटेगरी में। बट दिस इज हाउ योर लोकल ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स। इसके अलावा भी देयर आर अल्फाबेट्स, then in which category they come, we will see that. We will check out each and everything in details, logically and scientifically. Am I clear? सभी लोगों के लिए ये स्पष्ट था? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चंद्रिका जी पूछिए। नहीं, सवाल नहीं है, बहुत अच्छी तरफ से समझाए आप।
हाँ जी, धन्य- धन्यवाद धन्यवाद। प्रीति शाह, Sir, राव, very well explained. yeah, thank you Very Rao well, sir. Mohoday, yeah, Very well, very yes, well thank you. understood. Thank you, Thoroughly. thank you. Others who want to criticize, किसी को कुछ है तो हाँ प्लीज रमन जी। तर क्रिटिसाइज नाही करत आहे. नाही. तुम्ही काल बद्दल म्हणाला होतात की 1900 म्हणजे सुरुवातीला 55च्या नंतर वेगळ्याच पद्धतीने लिहिला जात होता. हा ते राहिलं मला, मी तुम्हाला आज म्हणाला होता. सॉरी जस्ट सॉरी रिमाइंड केलं, बाकी काही नाही. उद्या सो घेतलं तरी नाईस चालेल. ऑफ यू, सो नाईस ऑफ यू. उद्या नक्कीच दाखवेल मी तुम्हाला. हो नक्कीच. नक्कीच हो. नक्कीच दाखवेल. आय एम हो, sir. रिअली सॉरी, मी आता नाही, सेव्ह करून नाही. ठेवतो. असं नाही होत, फक्त रिमाइंड रिअली केलं. सो नाईस ऑफ Yes. यू. धन्यवाद महोदय, धन्यवाद. गुरुजी, મને એક डाउट एक मिनट, हाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ सर पे वो लालपुरी का प्रोनाउंसिएशन बाकी रह गया. वो अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, उसके प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है. काफी लोग करते हैं लेकिन गलत है. क ख ग घ झ ऐसे कुछ करते हैं, पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं जाता है. क्योंकि मेरे साइंस में जो जिस तरीके से सीखा हूं या मैंने जिस तरह से संस्कृत को समझा है, ये लाल परी की आवाज होती ही नहीं है. वो कल आपको महसूस कराऊंगा और रियलाइज कराऊंगा. अभी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, हम परस्पर बातें कर सकते हैं. येस सर. महोदय